अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो के आखिर में भी मैं ज़रूर रिमाइंड कराऊंगी, क्योंकि जब मैं कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ और आई गो थ्रू ऑल द कमेंट्स। बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक, सजेशंस और इनकरेजमेंट का। किसी ने लिखा था कि आप वीडियो के आखिर में ज़रूर ये याद दिलाया करें कि सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वरना हम भूल जाते हैं। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं ये रिमाइंड करा दिया करूँ। आज के जो हम व्लॉग में बात करेंगे कि मुल्क में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो ये है कि इमरान खान साहब कब रिहा हो रहे हैं, जेल से बाहर कब आ रहे हैं और उनकी वापस इक़्तिदार में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और गवर्नर इस वक्त हैं खैबर पख्तूनख्वा सूबे के फैसल करीम कुंडी साहब। मुफ्त मशवरे दे रहे हैं वफाकी हुकूमत को, लेकिन पीपल्स पार्टी हमेशा से बड़ी स्मार्ट प्ले करती हुई दिखाई दे रही है। शाहिद अफरीदी साहब जो 17th उर्दू इंटरनेशनल उर्दू कॉन्फ्रेंस में जब वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो उनकी गुफ्तगू पे भी ज़रा बात कर लेंगे। मौलाना साहब किस तरह से इस्लामाबाद के दरवाजे जो हैं वो खटखटा रहे हैं, एक मज़ीद एक नए धरने की कॉल के साथ साथ। दूसरा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेन अलग विद इन द पार्टी दे आर ट्राइंग टू ग्रैपल विद फिशर्स। गौर खान साहब, अलीमा खान साहिबा की जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें एक स्टार्क कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आती है। फैसल वावड़ा साहब वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान के मैंडेट को तस्लीम करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन हम ज़रा शुरू करते हैं। सोहेल वड़ाइच साहब ने एक मुल्क के सबसे बड़े, वो कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी टाइकून हैं उसके साथ मामला तय पा चुके हैं। एक तो मुझे पहले ही एतराज़ इस बात पे कि ये मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी टाइकून क्या होता है। आप नाम लीजिए, मलिक रियाज साहब। मलिक रियाज साहब के हवाले से वो कह रहे हैं 1 से 2 माह के अंदर मलिक रियाज साहब की वापसी हो जाएगी और यूँ रियासत का सारा फोकस मईशत और खुशहाली पर होगा। मलिक रियाज साहब जैसे कि आप जानते हैं इसी साल मई ऑनवर्ड्स, मतलब मई, जून, जुलाई ऑनवर्ड्स वो तमाम उन हालात का जिक्र कर रहे थे जो वो फेस कर रहे थे। उनकी ट्वीट्स भी मैं साथ साथ दिखाती जाती हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। मलिक रियाज साहब जो कि बताते हुए हमें नज़र आ रहे थे अपने सोशल मीडिया, उनकी टाइमलाइन देखिए तो भरी हुई उन ट्वीट से दिखाई देगी। और जितना मर्जी वो कह रहे थे कि जुल्म कर लो, जालिम के आगे नहीं झुकूंगा, हुकूमती जबर पर मबनी ऐसी गैर कानूनी और गैर अखलाकी कार्रवाई सिर्फ ये पैगाम देती है कि कोई भी सरमायाकार पाकिस्तान में महफूज कारोबार नहीं करेगा। ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की मईशत के लिए ज़हर कातिल होंगी। सो मलिक रियाज साहब ये कह रहे थे कि उनको किस तरह से उन पे जुल्म ढाया जा रहा था। उन्होंने वीडियोस भी अपने टाइमलाइन पे शेयर की हुई हैं। सिक्योरिटी पर्सनल किस तरह से बैरिया टाउन के बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते हैं विदाउट, वो कहते हैं कि लीगल जस्टिफिकेशन, और क्या क्या वो रेड्स के दौरान उसमें 9 सिक्योरिटी और स्टाफ मेंबर्स को अबडक्ट किया जाता है, यानी कि उठा लिया जाता है। 5000 से ज़ायद इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फाइल्स फोर्सिबली, यानी कि ज़ोर ज़बरदस्ती से ले ली जाती हैं। ऑफिस के रिकॉर्ड जो है वो ले लिए जाते हैं। 23 कंप्यूटर्स, नेटवर्क डेटा, डिपार्टमेंटल कैश, 9 गाड़ियाँ वो ले ली जाती हैं। 9 व्हीकल्स का जिक्र है। डैमेज कॉज किया जाता है बिल्डिंग को, जो कि अराउंड एस्टिमेशन उसकी बताई जा रही है 5 मिलियन 50 लाख के करीब के डैमेजेस बिल्डिंग पर। वो मलिक रियाज साहब उसका जिक्र करते हैं। बैरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ और अकाउंट्स वो कहते हैं ऑलरेडी सीज थी जून 2024 से। सो एक हाई हैंडेडनेस और रोग बिहेवियर मलिक रियाज साहब के बकौल स्टेट इंस्टीट्यूशन यानी कि रियासती इदारों की जानिब से सिर्फ बैरिया टाउन को एक अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए एक कोर्स करना, वो कहते हैं दबाव में लेकर आने के लिए, ये अनरिलेंटिंग हाई हैंडेडनेस जो है इसका मुजाहरा रियासती इदारों की जानिब से किया, क्योंकि उनको उन पे प्रेशर डाला जा रहा था, उन पे दबाव डाला जा रहा था। और किस लिए? कि वो सिर्फ एक शख्स के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएं, वो एक गवाही दे दें, जो कि मलिक रियाज साहब ने कहा कि मैं वादा माफ गवाह जो है वो नहीं बनूंगा। जब सोहेल वड़ाइच साहब ये कहते हैं कि मलिक रियाज साहब की 1 से 2 माह में वापसी हो जाएगी और यूं रियासत का सारा फोकस मईशत और खुशहाली पर होगा, यानी कि इससे 2-3 बातें अखज़ की जा सकती हैं। इस वक्त रियासत का फोकस मईशत और खुशहाली नहीं है। इस वक्त रियासत का फोकस, और उस वक्त से जब ये कोअर्जन वगैरह के मलिक रियाज साहब को भी ऑन रिकॉर्ड आके अपने टाइम लाइन पर ये ट्वीट्स के ज़रिए बताना पड़ा, रियासत का फोकस मईशत और लोगों की जो फलाह व बहबूद या खुशहाली है मुल्क में लाने की, उस पर नहीं था। तमाम इन टैक्टिक्स से हुआ क्या कि आप ने तमाम एनर्जीज़ जो हैं वो ऐसे कामों पे लगाई कि जिसकी वजह से मुल्क की ना सिर्फ जगहसाई हुई, यहाँ से सरमायाकार दूर चला गया, भगा दिया आपने सरमायाकार को, और आपने इकनॉमिक ग्रोथ को शदीद इम्पैक्ट पहुँचाया, शदीद आपने एक ठेस पहुँचाया। आप मुल्क में दोबारा वो नंबर्स को बहाल नहीं कर पाए। आपने बाहर बैठे सरमायाकार को डरा दिया कि आपके मुल्क में किस किस्म के हालात जो हैं वो पैदा हो चुके हैं, जहाँ पर ना सरमायाकार सेफ़ हो, ना सरमायाकारी उसकी सेफ़ हो। ये बात आपको चीन भी बता रहा है, ये
बात आपको जर्मनी भी बता रहा है, दीगर ममालिक जो हैं वो अपने कंसर्न्स का इजहार आपसे टाइम एंड अगेन कर चुके हैं और यहाँ तक अब बातचीत हो चुकी है कि चीन कहता है कि हमें अपनी आर्मी की डिप्लॉयमेंट जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने वर्कर्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ये तक नौबत आ चुकी है। मलिक रियाज साहब, अगेन एक और बात ये भी है कि वो इस वक्त दुबई साउथ में हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च करने के एक मुआहदे कर रहे हैं, तो वो कौन सी वापसी होगी और कौन सी खुशहाली होगी? मलिक रियाज साहब इस वक्त धड़ाधड़ अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस्ड हैं, वो सर्टनली ये एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है और ये फिर वो एक बयानिया क्रिएट करने की कोशिश है। रियासत को बहरहाल यहाँ पर भी एक बहुत मेजर डेंट पड़ा है। पहले कोर्स करके देखा, दबाव डाल के देखा, नहीं काम आया, बंदा नहीं टूटा, उसके बाद मुल्क की जगहसाई हुई, इकॉनमी नहीं चली, सरमायाकार भाग गया। अब जो है वो मिन्नतें तरले की जा रही हैं अब एक बंदे को वापस लाने के लिए और उसको वादा माफ गवाह या उससे गवाही दिलवाने के लिए एक बयानिया बनाने की अगेन कोशिश है कि कहीं ना कहीं हमारा बयानिया उस एक शख्स जो कि जेल में है उसके खिलाफ हमारा बयानिया कहीं ना कहीं कोई पजीराई उसको मिल जाए। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी साहब वो कहते हैं कि मुराद सईद अगर सच में वज़ीर आला हाउस में है तो वफाकी हुकूमत छापा मारकर मफरूर को बरामद करना वफाकी हुकूमत को चाहिए। मशवरा दिया जा रहा है वफाकी हुकूमत जिसका काम है गवर्नेंस को बेहतर बनाना, मुल्क में एटलीस्ट गवर्नेंस तो नजर आए, आवाम के मसाइल तो हल करते हुए दिखाई दे, लेकिन उसको मशवरा दिया जा रहा है कि आप गड़ा मजीद गहरा खोदिए और आप जाके छापा मारिए सीएम हाउस में। सो पीपल्स पार्टी पीछे बैठ के बड़े एक स्पेक्टेटर के तौर पे मुफ्त के मशवरे नून लीग को ज़रूर दे रही है और नून लीग से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो इस मशवरे पे ज़रूर अमल करेगी, क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंसेस का सोचते नहीं है, वो पहले काम कर देते हैं। शाहिद अफरीदी साहब समझते हैं कि वो जो कुछ कह देंगे फिर वो एक रिएक्शन फेस करना नहीं चाहते। वो क्या मशवरा दे रहे हैं मुल्क में जो वालिदैन हैं उनको, ज़रा सुनिए। खुदा के लिए अपने बच्चों को सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रखें। सोशल मीडिया से आप अपने बच्चों को दूर रखें। आज के इस दौर में जहाँ पर पूरे दुनिया में डिजिटल मीडिया और जहाँ पर आप डिजिटाइजेशन, डिजिटल इकोनॉमी, सारी चीज़ें आप डिजिटाइजेशन की तरफ लेकर जाने की दुनिया भर में क्या क्या एडवांसमेंट हो रही है। आप आईटी को एक्सपोर्ट के टारगेट्स जो है वो हाई सेट कर रहे हैं, लेकिन अफरीदी साहब कहते हैं कि सोशल मीडिया से दूर रखें क्योंकि इनकी अपनी बातों इनके गले पड़ जाती है, बैकफायर कर जाती है जब ये स्टेटमेंट्स दे के जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। सो ये सोशल मीडिया के मशवरे दे रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहरहाल आप अपने बच्चों को उससे दूर रखें। मैच फिक्सिंग का तो सुन रखा था, लेकिन जो हीरो फिक्सिंग है वो अब हम प्रैक्टिकली देख भी रहे हैं उसको होता हुआ। ये भी आए हैं सोशल मीडिया का बताना और इनसे भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कल को कहेंगे ये जी डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, सो यहाँ से बिल्कुल दूर रखें, क्योंकि ऑलरेडी कह चुके हैं सोशल मीडिया से दूर रखें। आज के इस दौर में शाहिद अफरीदी साहब इतने एनलाइटेंड हैं कि वो ये मशवरा दे रहे हैं कि आप अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखें। वो सवाल जो बहुत महफिलों में हमसे भी पूछा जाता है, आई एम श्योर आप भी सुनते होंगे या आपके भी जहन में ये सवाल होगा कि इमरान खान साहब जेल से कब बाहर आ रहे हैं और इमरान खान साहब की वापस इक़्तिदार में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो उस हवाले से ज़रा पास्ट प्रेसिडेंट्स को भी मद्देनज़र रखते हैं। आज 2024 है, इमरान खान साहब की जेल से बाहर आने की मौजूदा हालात को देखते हुए, जहाँ पे एक लीगल लैंडस्केप है, जहाँ पे एक सोशल और आपको पॉलिटिकल एक सिचुएशन एटमॉस्फेयर नज़र आ रहा है, जहाँ पर आपको एक इंटरनेशनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉबिंग कर रही है, एक इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। वो एक सिनारियो आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप का हाल है वो आपके सामने है। इस किस्म का माहौल है कि जहाँ पे प्रोटेस्ट उनको नहीं करने दिया जा रहा। केसेस पे केसेस, आज 188 केसेस इमरान खान साहब फेस कर रहे हैं। 188 केसेस, अगेन दैट्स अ ह्यूज नंबर। तो मौजूदा हालात को देखते हुए जो कुछ उन्होंने फेस किया है, प्रोबेबिलिटी क्या नज़र आती है इमरान खान साहब की वापस इक़्तिदार में आने की? ज़ीरो। लेट्स गो बैक टू 2018। नवाज शरीफ साहब की वापसी की प्रोबेबिलिटी क्या थी? ज़ीरो। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी हालात आपके सामने हैं, 1980s 90s इम्प्रिजनमेंट और उसके साथ साथ ही एक एग्जाइल का पीरियड मुशर्रफ दौर के अंदर। प्रोबेबिलिटी क्या नज़र आती थी वापसी की? नील। और उसके बाद हमने एक हालात देखे, वो वापस आई, वो री एंटर करती हैं पॉलिटिक्स। 2007 में उनकी असैसिनेशन होती है और उसके बाद एक पॉपुलर एक सपोर्ट होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती है, जरदारी साहब सदर बन जाते हैं और एक इंटरनेशनल प्रेशर होता है।
मुशर्रफ का जो दौर था वो वीक होता हुआ वीकेंड काफ़ी हद तक हमें नज़र आता था। फैक्टर्स का मैंने जिक्र किया, लीगल, सोशल, इकोनॉमिक, जो मौजूदा इस वक्त एक मीडिया की भी एक पोजीशन है, तमाम तर हालात को देखते हुए ऐसा बज़ाहिर लगता है कि एक ग्राउंड बड़ा फर्टाइल बना दिया गया है इमरान खान साहब की वापसी के लिए। ये एक इंतहाई क्या कहते हैं ज़रखेज़ जो है वो एक माहौल बन चुका है इमरान खान साहब की वापसी के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक हालात देखे जाए। कोलिशन एक गवर्नमेंट है जो कि ऑलरेडी एक वीक गवर्नमेंट है, फ्रैगमेंटेड है, इंटरनल फिशर्स हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो हर आए दिन अपने कोलिशन पार्टनर को धमकाती रहती है, नाराज़ होती है, प्रेशर एक क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, कैबिनेट का हिस्सा नहीं है और हुकूमत में रह के भी हुकूमत का कोई मलबा अपने सर लेना नहीं चाहती। सो दे आर ऑलवेज प्लेइंग वेरी सेफ। लिहाजा एक डिवीजन है विद इन द गवर्नमेंट एज वेल। इकोनॉमिक सिचुएशन आपके सामने है, ज़ाहिर है मीशत आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट का हाल है, आप इन्फ्लेशन के नंबर्स को चाहे जितना कुछ आवाम में बेचने की कोशिश करें, लेकिन इस वक्त आवाम महंगाई से शदीद मुतासर नज़र आती है। और यही वजह है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो जिस किस्म के हालात हैं, जो सरमायाकारी मुल्क में लाने की बड़े वादे दावे किए गए लेकिन वो तमाम चीज़ें, गवर्नेंस की खामियां हैं, वो सब कुछ फैक्टर सामने हैं। और इंतहाई ऐसे हालात में लोग जो है वो जो पब्लिक सेंटिमेंट होता है जो कि बहुत ही डोमिनेट करता है किसी भी सूरत हाल में, एक लीडर के लिए जो उसके प्रॉस्पेक्ट्स ब्राइट करता है, रोशन करता है, वो पब्लिक सेंटिमेंट होता है, जो कि पब्लिक सेंटिमेंट्स और जो बताते हैं कि वो लीडर की मकबूलियत किस लेवल पे इस वक्त जा चुकी है। आपने चाहे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब आप गेज करने की कोशिश करते हैं कि एक लीडर उसके जो लीगल लैंडस्केप होता है जहाँ पे वो बड़े केसेस फेस कर रहा होता है, उसकी लेंथ ऑफ जो इम्प्रिजनमेंट होती है, यानी कि जेल में उसका गुजारा हुआ वक्त होता है, उसके हवाले से भी बड़े इंटरेस्टिंग कुछ सिनेरियोज बताए जाते हैं। एक ड्यूरेशन जो है वो लीडर के जेल में कैद होने का, वो भी इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक ओपिनियन को। किस तरह इन्फ्लुएंस करता है कि एक लीडर अगर एक छोटे अरसे के लिए, छोटे ड्यूरेशन के लिए अगर कैद होता है तो बोला जाता है कि उसके बड़े स्ट्रॉन्गर चांस होता है उसका वापस से अपनी पोजीशन को रीगेन करने का। इसके बरक्स एक ऐसा सिनेरियो होता है कि अगर बहुत लंबा अरसा या ड्यूरेशन आप जेल में गुजारें तो वो आपकी जो पब्लिक सपोर्ट है या पब्लिक ओपिनियन है उसको चेंज कर सकता है, उसमें डिविजन्स क्रिएट कर सकता है। क्योंकि जाहिर है इमरान खान के सिनेरियो में हुकूमत बाहर नैरेटिव्स पे नैरेटिव्स बनाने की कोशिश कर रही है। सरप्राइजिंगली ये फैक्टर तो बिल्कुल ही अप्लाई नहीं करता, क्योंकि उसकी जितनी भी इस वक्त हम देख रहे हैं ड्यूरेशन एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही है जेल के अंदर, उतना ही पब्लिक सपोर्ट या पब्लिक ओपिनियन उसी के हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कसूर मैं समझती हूँ कि पूरी रियासत का है, जिसने टीवी को भी अपने स्टेट कंट्रोल नैरेटिव के थ्रू जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की। आप टीवी पे इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखा सकते, लेकिन उसके बावजूद भी रियासत ने बयानिया पे बयानिया और मेरे ख्याल से बड़े वीक, बड़े कमज़ोर बयानिया बनाने के चक्कर में इमरान खान की विजिबिलिटी को इंटैक्ट रखा। इमरान खान की विजिबिलिटी रिमेन्ड देयर ऑन इवन टीवी स्क्रीन्स। आप उसकी सिर्फ तस्वीर नहीं दिखा रहे थे, लेकिन सारी खबरें, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इमरान खान के गिर्द घूमती हुई नजर आई हैं इस पूरे अरसे में, जिसने पब्लिक ओपिनियन को जाहिर है तब्दील होने नहीं दिया और आपके फेवर में तो कभी भी तब्दील नहीं हो सकता था। सोशल मीडिया में हमने जिस तरह से एक पब्लिक डिस्कोर्स को शेप होते हुए देखा, हर चीज़, हर बात हमें इमरान खान साहब के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। सो लिहाजा इमरान खान के लिए पब्लिक ओपिनियन जो है वो उसके फेवर में, आपने उसको ज़्यादा बेनिफिट किया और आपने उसको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है। सोशल मीडिया पे भी जिस तरह से एक्स और आप अंडरमाइन आपने करने की कोशिश की आज के इस दौर में, जहां पर आप जानते हैं ट्विटर स्पेसेस होती हैं, उसके 8 फरवरी से कबल जब आपने जितनी भी कदगनें लगाई वो वर्चुअल जलसे से लेकर गूगल ड्राइव पे उन्होंने तमाम अपने सिंबल से लेकर नॉमिनेशन पेपर से लेकर तमाम चीज़ें उन्होंने किस तरह से आपको डिजिटल इस दौर में डिजिटल डायनामिक्स का उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो कि मेरे ख्याल से मौजूदा हुकूमत समझने से कासिर रही। लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट्स अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पार्टी की स्ट्रेंथ के हवाले से वो भी सबके सामने है, सपोर्टर बेस है इमरान खान साहब का इंटैक्ट, बट पार्टी की जो लीडरशिप है उसका रोल बड़ा क्वेश्चनेबल है, बड़े उसके ऊपर सवालात आयद होते हैं। अगर 1.5 साल के अंदर अगर पार्टी की स्ट्रेंथ उस तरह से बरकरार रहती या उसमें मजबूती आती तो शायद इमरान खान साहब को बाहर निकालने में एक बड़ा एक रोल प्ले किया जा सकता था। पब्लिक ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज़रूरी होता है, एक ये भी वेरिएबल है। अगर तो इदारों पे आवाम को
یقین ہوتا اور عمران خان کا بیانیہ میرے خیال سے اس وقت ناکام ہو سکتا تھا یا کامیاب اس طرح سے نہیں ہوتا کہ اگر تو لوگوں کو انتخابی عمل کی لیجٹمیسی یا سسٹم کی ٹرانسپیرنسی اینڈ شفافیت اور فیئرنس پر یقین ہوتا تو عوام جو ہے وہ میرے خیال سے عمران خان صاحب کے حوالے سے اتنا ان کو یہ نہ سمجھتی کہ جی ان کو کس طرح سے پولیٹیکلی پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو ایک وکٹم کے طور پہ نہ دیکھتی اس پولیٹیکل پرسیکیوشن کے. اینڈ اف دا سسٹم از ویوڈ ایز کرپٹ اور rigged, then you are actually making the leader more credible. نیلسن منڈیلا کی ایگزامپل سب کے سامنے ہے. 1962 سے 1990 کی دہائی تک 27 سال جیل میں رہے اور کس طرح سے ایک سمبل آف ریزسٹنس بنے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 1990 میں وہ ان کو ریلیز کرتے ہیں, وہ لیڈ کرتے ہیں افریقن نیشنل جو کانگریس ہے اس کو, اور اس کے بعد 1994 میں وہ ساؤتھ افریقہ کے پہلے پریزیڈنٹ جو ہے بلیک پریزیڈنٹ وہ بن جاتے ہیں. اس وقت جو تمام ویریبلز جو اس وقت نظر آتے ہیں موجودہ ایگزسٹنگ حالات میں پاکستان میں, that has actually made عمران خان a symbol of resistance in the face of oppression. ان حالات میں oppressive tactics سے, oppression سے polarization مزید طول پکڑتی ہے. معاملات کو بہتری کی طرف اور اسٹیبلٹی کی طرف لے کر جانے کی ضرورت ہے. ضرور سبسکرائب کیجئے, فیڈ بیک سجیشن سے آگاہ کرتے رہیے.